नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज बाजार में हुए एक्शन के हाई पॉइंट्स की करेंगे। निफ्टी आज ऑल टाइम हाई स्तर के करीब बंद हुआ और ये 25,000 को छूने की तरफ बढ़ चुका है। बाजार में आज हुए एक्शन की बड़ी बातें बता रही है मेरी सहयोगी अशेषा। जी अशेषा, बताएं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए। चौथे दिन लगातार निफ्टी 50 हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। 24,950 के पार निफ्टी 50 बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब आधे % की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया, तो थोड़ी सी स्लगिशनेस ब्रॉडर मार्केट्स में दिखी। कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी के नतीजे काफ़ी अच्छे आए, जिसके चलते स्टॉक में करीब 4% की तेजी दिखी। JSW स्टील, एशियन पेंट्स, HDFC लाइफ कुछ और टॉप गेनर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स से। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स में कमजोरी दिखी। इंडिया मार्ट इंटरमेश टॉप लूजर था, नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके चलते यहाँ पर गिरावट दिखी। राइट्स और बिरला सॉफ्ट भी कुछ और टॉप लूजर्स थे ब्रॉडर मार्केट से। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखी और निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखी। इनफैक्ट निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। PSU बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी दिखी। करीब आधे % की गिरावट के साथ निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक मूवर्स की बात करें तो टोरेंट पावर करीब 16% की तेज़ी यहाँ पर दिखी। कंपनी ने नतीजे रिपोर्ट किए, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, जिसके चलते यहाँ पर तेज़ी दिखी। इसके अलावा सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया था और स्ट्रीट का मानना है कि NSE को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन BSE को इसके चलते फ़ायदा होगा, तो करीब 6% की तेज़ी यहाँ पर दिखी और मारुति सुजुकी भी अच्छे नतीजों के दम पर आज फोकस में था। तो ऑल इन ऑल अच्छा दिन रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी काफ़ी एक्शन था। इंडेक्स लेवल पर देखें तो चौथे दिन लगातार निफ्टी 50 हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। और चलिए बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की तरफ। 5 का पंच हमारे सहयोगी शरद बता रहे हैं कि आज किन शेयरों ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे दिन में 5 अहम स्टॉक्स या ट्रिगर्स या थीम्स हम लेके आते हैं, जहाँ पे न्यूज़ बेस्ड फ्लोज या वॉल्यूम बेस्ड फ्लोज देखने मिलती है। तो इन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले जो है कैपिटल स्टॉक्स फोकस रहेगा, कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। जो ऑफकोर्स कल जो थी एक अहम इवेंट था, सेबी की जो है कंसल्टेशन पेपर आई थी, जहाँ पे F&O रिलेटेड नॉर्म्स पे थोड़ी टाइटनिंग का जो है अनाउंसमेंट आया था। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर है, उसके कारण ऑफकोर्स एक्सचेंजेस को भी थोड़ी इम्पैक्ट होती है, ये ब्रोकरेजेस ने भी कहा था। और लकीली जो है BSE उस स्टॉक को देखेंगे तो उसमें बहुत भारी तेज़ी देखने मिली है। यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये पेपर जो है पास थ्रू होता है, इसके जो है रूल्स आ जाते हैं, तब ज़्यादा इम्पैक्ट NSE को पड़ सकता है, बिकॉज इनके ऑफकोर्स मार्केट शेयर अक्रॉस कैटेगरीज ज़्यादा हैं, तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा BSE जो है ऑफसेट कर सकता है इस इम्पैक्ट को, क्योंकि अगर वो ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर वो स्पिल करके जो उनके डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स है उसमें वो वापस फोकस करे तो। और लार्जली जो है एनालिस्ट का मानना है कि BSE के जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स की तरफ धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। अभी 13% मार्केट शेयर है, एक्सपेक्टेशंस है कि 20 से 25% हो सकता है अगले 3 साल में। तो ऑफकोर्स BSE में भी रैली अच्छी आई, के फिनटेक, कैम्स, सारे कैपिटल गुड रिलेटेड स्टॉक्स में जो है अच्छी रिकवरी भी आई। इंडिया मार्ट हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। नतीजे कल अच्छे आए थे, लेकिन आज कॉन कॉल हुआ था कल शाम को, तो उसका इम्पैक्ट के कारण जो है स्टॉक में गिरावट आया। कॉन कॉल में कंपनी ने कहा कि कंपनी जो है आगे की गाइडेंस नहीं दे रही, क्योंकि चर्न का इम्पैक्ट पड़ा है उनको, स्पेशली उनके प्लैटिनम और गोल्ड मेंबर्स को, जो रफली 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी ने भी कहा, हमारी सिस्टर चैनल के पास है और हमारे पास भी है, उन्होंने कहा कि आगे जाते हुए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे काम करे और प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेस है उस पे ज़्यादा कंपनी फोकस करने वाली है। तीसरा स्टॉक रहेगा टोरेंट पावर। दिन के ट्रेड में वन ऑफ द टॉप गेनर्स था आपके निफ्टी 500 इंडेक्स के, और नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। मर्चेंट सेल्स के कारण अर्निंग्स बीट हुई है और लगभग 70% कैपेसिटी एडिशन जो है आगे होने वाली है। Q1 की जो पैट है वो भी डबल हो गई थी, लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऊपर। चौथा स्टॉक रहेगा गेल। नंबर्स तो अच्छे आए थे कल, लेकिन आज कॉन कॉल हुआ था मार्केट आज के सामने, और उसमें भी जो है 3 अहम पॉजिटिव बात सामने आती है। सबसे पहला आता है कि जो मार्केटिंग का जो एबिटा गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया गया है और उसको और बढ़ा दिया सकता है Q2 में, तो इस सेगमेंट पे ज़रूर एक बुलिश नज़रिया कंपनी का बना है। ट्रांसमिशन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 10 से लेके
12 मिलियन जो यूनिट्स होती है उस पे देखने मिल सकता है। और पावर डिमांड जो है पेट्रोकेमिकल में वो अच्छी प्रॉफिट्स विद साल 2025 में ला सकता है। तो हमने अर्निंग्स के हिसाब से टोरेंट पावर, आपको इंडिया मार्ट, गेल 3 बताए। पहला मैंने बताया आपको कि कैपिटल मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और हमारा जो आखिरी स्टॉक है 5 का पंच में वो हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर गरम है का सेगमेंट है, तो उस पे स्टॉक को हम लाते हैं और वो है आपका अजंता फार्मा। यहाँ पे जो हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हुई है दिन के ट्रेड में, और यहाँ से पता चला है कि उनके Q1 नंबर्स तो अच्छे आए थे, लेकिन आज के दिन जो है FI सेलिंग यानी FI की जो डेस्क है वहाँ पे बाइंग देखने मिल रही थी। और यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 20 डे एवरेज की वॉल्यूम्स भी देखने मिली है। FPIs लगभग 8.3% स्टेक होल्ड करते हैं और पिछले एक साल में स्टॉक 54% भागा हुआ है। दो अहम बात सामने आती है कॉन कॉल में जो कल मार्केट आज के बाद आया था, उन्होंने अपनी मार्जिन गाइडेंस को बढ़ा दिया 100 बेसिस पॉइंट से विद साल 2025 में। लगभग ये आंकड़ा 29% का रहेगा। और वही अगर बात करें जो टैक्स की बात करें तो टैक्स का जो एक्सपेक्टेड रेट था पहले 26 से 27% था, उसको भी घटा दिया गया लगभग 24% के लिए। तो गाइडेंस में इंप्रूवमेंट आ रही है, ओवरऑल नतीजे भी स्ट्रॉन्ग आए हैं, उसके कारण FIs की इंटरेस्ट बनी है स्टॉक में। तो 5 अहम स्टॉक्स है या थीम्स है जो आज के 5 के पंच के लिस्ट में शामिल होते हैं। बढ़ते हैं आगे। और कल ITC अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी। अनुमान बताने के लिए जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। जी विन्नी, बताएं ITC के नतीजे कैसे रहने वाले हैं? तो बिल्कुल ITC के ए टाइम के जो नंबर्स एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 6-7% की एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा प्रॉफिट्स की बात करें तो 5% ग्रोथ, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहेंगे, सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 3% की सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है एक्सपेक्टेड। ओवरऑल क्या सपोर्ट करेगा ग्रोथ को, तो FMCG बिजनेस और होटल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है। पर पेपर बोर्ड बिजनेस जहाँ पे प्रेशर दिख रहा है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में भी, ये टाइम भी एक्सपेक्टेड है कि पेपर बिजनेस में ये टाइम भी डिक्लाइन दिखेगी। और पेपर बिजनेस में बिकॉज ऑफ वीक एक्सपोर्ट्स और इम्पैक्ट जो आ रहा है डिमांड पे, उसकी वजह से इम्पैक्ट रहेगा पेपर बोर्ड बिजनेस पे। एग्री बिजनेस में भी थोड़ी रिकवरी रहेगी और म्यूटेड सी ग्रोथ दिख सकती है ये टाइम, तो वॉच आउट ये दोनों स्पेसिफिकली सेगमेंट्स के लिए। और सिगरेट बिजनेस की बात करें जिसकी वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग 3% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी EBIT मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है ये टाइम, क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की कंसर्न्स है। FMCG बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है ग्रोथ अराउंड 7-8% की बात कर सकते हैं, 6 से 8% के बीच में हो सकती है। और EBIT मार्जिन है यहाँ पे 9% की। मेन फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे कि सिगरेट वॉल्यूम क्या आ रहा है, उनके पेपर बोर्ड बिजनेस में डिमांड ट्रेंड्स कैसे है, FMCG की बिजनेस की ग्रोथ और आउटलुक क्या शेप अप हो रही है, और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की आगे जाते हुए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। और कल दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स भी अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही है। कि नतीजे कैसे रहेंगे बताने के लिए जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। जी सृष्टि, बताएं। टाटा मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी मिले जुले नतीजों की हमें उम्मीद है, क्योंकि इनकी आय, मुनाफा और EBITDA जो है वो बढ़ता हुआ ज़रूर दिख सकता है, पर मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते भी दिख सकते हैं, इसीलिए हम मिले जुले नतीजे कह रहे हैं। अगर इनके मार्जिन्स की बात करें तो 12.8% हमारी आने की उम्मीद है। अगर आय की बात करें तो वहाँ पे 1,15,440 करोड़ या आंकड़ा रह सकता है। EBITDA नंबर पे 14,740 करोड़ हमारी उम्मीद है, और मुनाफे में 5,500 करोड़ के आसपास कंपनी मुनाफा दर्ज कर सकती है। अब इनके इंडिया बिजनेस की बात करें तो जी हाँ, वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी रही, पैसेंजर व्हीकल में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं रहा, पर साल दर साल थोड़े मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर हो सकते हैं। अब JLR डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम का पुश ज़रूर था, पर कंपनी के कुछ स्पेंड्स बढ़ते हुए नज़र आए, उसका एक इम्पैक्ट। प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, उसके इस इम्पैक्ट की वजह से तिमाही दर तिमाही JLR EBIT के मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट ज़रूर हो सकती है। 7.9% हम उम्मीद कर रहे हैं कि JLR EBIT मार्जिन आएगा, पर अगर यहाँ से सरप्राइज आता है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई क्वार्टर्स से जो है टाटा मोटर्स ने JLR EBIT मार्जिन्स अच्छे दर्ज कर रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर होगा ट्रैक करना। इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री पे आउटलुक को लेकर भी हमारी खास नज़र रहेगी। जी सृष्टि, और इसी के साथ बताइए कि जुलाई ऑटो बिक्री को लेकर क्या अनुमान है?
इस बार अगर हम बात करें तो जुलाई के ऑटो सेल्स से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो पॉजिटिव ही साइड हैं, पर इस पूरे सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो उसमें टू व्हीलर सेगमेंट जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे रूरल और अर्बन मार्केट दोनों से ही सपोर्ट की उम्मीद है। इसके अलावा जो आने वाला मैरिज सीजन है उसके लिए कुछ प्री बाइंग्स पहले से चालू हो गई हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प पे आप नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम साल दर साल 11 से 13% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अगर देखें टीवीएस मोटर्स और आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड से उम्मीद है कि लगभग बिक्री जो है वो सपाट रहेगी, पर पॉजिटिव साइड होते हुए हम देख सकते हैं। पर टू व्हीलर्स के अलावा बाकी अन्य सेगमेंट से भी जो उम्मीदें हैं वो अच्छी लगा रहे हैं हम। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जैसे हम देख रहे हैं कई महीनों से कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, चाहे आप M&M ले लीजिए, टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी, साल दर साल सिंगल डिजिट ग्रोथ का या तो जंप दिखेगा या तो आपको डिक्लाइन दिखेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रीड नहीं करना है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी आयशर मोटर्स VECV सरप्राइज ज़रूर कर सकता है, एक लो बेस के चलते यहाँ पे 17% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पर इसके अलावा रिप्लेसमेंट डिमांड के चलते ये सेगमेंट पर भी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। और आखिरी में जैसा कि हम देख रहे हैं देश भर में काफ़ी अच्छे मॉनसून और बारिश हो रही है, इसके चलते ट्रैक्टर की डिमांड्स जो हैं वो अच्छी रहनी चाहिए। इसको हम तिमाही दर तिमाही नहीं देख सकते क्योंकि सीजनैलिटी का फैक्टर है, पर साल दर साल ग्रोथ लगभग सपाट रहनी चाहिए। अगर M&M ट्रैक्टर की बात करें तो 26,050 हमारी उम्मीद है। वहीं एस्कॉट्स में हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 5,650 आंकड़ा रहना चाहिए। तो ऑल इन ऑल सभी सेगमेंट से अच्छी उम्मीदें हैं, पर टू व्हीलर सेगमेंट पे खास ध्यान रखिए। धन्यवाद दृष्टि। और बढ़ते हैं आगे, इंश्योरेंस शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। दरअसल ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने हेल्थ इंश्योरेंस पर GST खत्म करने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। डिटेल्स के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। जी अनुराग, बताएं। इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST कम होने की डिमांड एक बार फिर तेज हो गई है और इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है और टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर GST कम करने की मांग की है। नितिन गडकरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है वो जीवन की जो अनिश्चितताएं होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है और उस पर 18% GST गलत है और इसी तरह से 18% जो GST मेडिकल इंश्योरेंस पे लग रहा है वो भी कम किया जाना चाहिए, उसे भी विड्रॉ किया जाना चाहिए। ये मांग नितिन गडकरी ने अपनी चिट्ठी में की है और इसमें यह भी लिखा है कि 18% GST की वजह से जो सेक्टर की ग्रोथ भी रुकी हुई है। लंबे वक्त से इंश्योरेंस कंपनियां, अलग अलग इंश्योरेंस बॉडीज़ भी मांग कर रही है GST के अंदर कमी की इंश्योरेंस प्रीमियम पर, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, क्योंकि 18% जो हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर GST है वो काफ़ी ज़्यादा है और सीनियर सिटीजन्स को उसका बोझ काफ़ी ज़्यादा लगता है और इस वजह से ग्रोथ भी रुकी हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2020 में जो प्रीमियम कलेक्शन था करीब 56,000 करोड़, वो बढ़ के वित्त वर्ष 2024 के अंदर करीब 1,10,000 करोड़ हो गया, लगभग दोगुना हो गया। वहाँ पर सरकार का GST कलेक्शन भी 10,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ हो गया, लेकिन नंबर ऑफ लाइफ कवर्ड, जो लोग कवर्ड होते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज जो है उसमें मात्र 11 से 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए लंबे वक्त से GST के अंदर कटौती होने की इंश्योरेंस प्रीमियम पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर GST के अंदर कमी होती है तो लिस्टेड प्लेयर्स जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस जिसका कुल 53% कारोबार है वो हेल्थ बिजनेस से आता है, ICICI लोम्बार्ड 32% कारोबार, गो डिजिट 17% और स्टार हेल्थ तो पूरी तरह से स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो पूरा का पूरा कारोबार जो है वो हेल्थ सेगमेंट से ही आता है। तो इन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि फिटमेंट कमेटी इसकी स्टडी कर रही है रैशनलाइजेशन की और अगस्त के अंदर होने वाली बैठक के अंदर GST रैशनलाइजेशन जो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है उस पर विचार किया जाएगा। आने वाले त्योहारों को देखते हुए सरकार महंगाई को काबू में रखने के लिए अपनी तरफ से क्या कुछ तैयारी कर रही है, इसको लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। निधि खरे जी, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स पे हमारे साथ हैं। मैम धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि महंगाई के मोर्चे पे, इन्फ्लेशन के मोर्चे पे सरकार ने अब हस्तक्षेप किया है, कुछ कदम उठाए हैं।
दालों को लेकर के आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी जा रही थी, वो उसको कंट्रोल करने के लिए वो कदम क्या थे और किस तरीके के नतीजे अब आपको मिलने शुरू हो गए? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देश में बहुत अधिक इंटेंस हीट वेव चल रही थी और एल नीनो का प्रभाव था, जिसके कारण से सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक लेस ऑफ प्रोडक्शन की समस्या से हम जूझ रहे थे और जिसके कारण ही प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही थी। तो अब चूँकि प्रेडिक्शन बहुत अच्छे हैं, अच्छी वर्षा के भी, तो हम लोग भी देख सकते हैं कि खरीफ में जो फसलें का बुआई का जो सीज़न था, तो उसमें अरहर और उड़द में बहुत अच्छी बुआई कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब जगह से रिपोर्ट आ रही है। इसके साथ टमाटर, आलू और प्याज में भी, तो जो खरीफ की बुआई है उसमें जैसे कर्नाटक में प्याज, तेलंगाना में प्याज की अच्छी बुआई देखी जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात, इन सब जगह पे भी फार्मर्स को एक अच्छे प्राइस रियलाइजेशन के लिए खरीफ में एफर्ट किए जा रहे हैं। जहाँ तक टमाटर के अप्रत्याशित रूप से मूल्य वृद्धि की जो स्थिति थी, तो वो मैंने कहा था कि अत्यधिक जब बारिश हो जाती है, खास करके हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वगैरह में, तो वहाँ से जो आवक है वो उसमें एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये भी मुश्किल से 7-8 दिन का एक विंडो था। लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि होलसेल मार्केट में जब टमाटर के भाव 40 से 50 रुपए प्रति किलो ही हैं, तो ऐसा क्यों है कि दिल्ली और मुंबई में बहुत अधिक प्राइसेस पे टमाटर उपलब्ध हो रहे थे। और फिर NCCF के माध्यम से हम लोगों ने मार्केट इंटरवीन किया और अब टमाटर हम जब 60 रुपये में हम लोगों ने लोगों को उपलब्ध कराना शुरू किया, तो इससे अपने आप जो प्राइसेस राइज थे उनमें कूलिंग इफेक्ट आ गया और प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि किस तरह से भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और दिल्ली कोचिंग सेंटर मौत मामले में 3 छात्रों की मौत के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। लापरवाही से हुई मौत को लेकर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी जारी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान MCD को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं को सिस्टम फेल्यूर बताया जो सबकी मिलीभगत से हुआ। कोर्ट ने जिम्मेदारी तय करने को लेकर कहा कि जिम्मेदारी लेने की बजाय सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट ने कल तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी और ठीक से जांच नहीं होने पर केस कंट्रोल सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की बात भी कही है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के सख्त टिप्पणियों के बाद छात्रों में ये भरोसा जगा है कि कोई तो उनकी बात सुन रहा है। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने छात्रों से बातचीत की। दिल्ली हाई कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी MCD और दिल्ली पुलिस को लेकर सामने आई है। सवालों के घेरे में MCD और दिल्ली पुलिस दोनों हैं, जहां पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि आखिर जल जमाव कैसे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार था और अब तक जांच में क्या कुछ किया गया है। यहां पर छात्र अभी भी एक संख्या में मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट को जारी रख रहे हैं। इनका एक डेलीगेशन MCD कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए गया हुआ है, लेकिन साफ तौर पर उनके इंतजार में अभी भी ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। बातचीत करेंगे, समझेंगे। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जांच की। हाई कोर्ट में मामला है, कोर्ट का कहना है कि MCD भी फॉल्ट पर है, दिल्ली पुलिस भी फॉल्ट पर है। जांच में क्या हुआ, ऐसी तीखी टिप्पणियां और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन सामने आई है। मैम, हाई कोर्ट का जो कहना है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भी MCD तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है बिल्कुल वो शक के दायरे में है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि उस दिन की 3 कैजुअलिटीज हुई है। मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से छुपाया गया है, क्योंकि 3 बॉडी को ले जाने के 10 एम्बुलेंस क्या करेगी, सबसे बड़ा ये सवाल है। उसके बाद भी जो इनकी तरफ से पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी को लेके मतलब कंप्लेंट दायर किया था MCD में कि यहाँ का बहुत सारा प्रॉब्लम है, बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है, क्लासेस कंडक्ट की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर MCD की तरफ से एक सिंगल कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था, क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स का नाइंसाफी है।
मैम ऐसा है कि इन्होंने अभी तक एक जो डिमांड है जो हमारे अगेंस्ट हो सकती थी कि लाइब्रेरी बैन हो जाए, उस डिमांड के अलावा किसी भी डिमांड को अगर ये बोल दे कि इन्होंने फुलफिल किए तो हम यहाँ से खड़े हो जाएंगे। ये बोल रहे कि आपकी डिमांड मान ली गई है, कमेटी बैठी है, कमीशन बैठा है, लेकिन डिमांड लाइब्रेरी बंद करवाने के अलावा अभी तक कोई भी डिमांड मानी नहीं गई है। अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया है तो हम कैसे खड़े होंगे? जब एक्शन लिया जाएगा तो हम यहाँ से खड़े होने को तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन नहीं बनाया गया है, तो इन ऑब्जर्वेशन मैम आप ही देख लीजिए, 15 से 20 मिनट बारिश होती है ORN से लेके पटेल नगर। हम यहीं रहते हैं, 15 मिनट की बारिश में घुटने तक पानी भर जाता है। और आप वो देखिए, हर जगह नेकेड वायर्स है। अभी 15 दिन पहले पटेल नगर में बारिश हो रही थी, वो इलेक्ट्रिक शॉक से एक प्रीलिम्स जो बंदा क्वालिफाई किया हुआ था, उसका अक्टूबर में एग्जाम था, उसकी डेथ हो गई। तो ये ऑब्वियसली ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द सिस्टम एंड द ब्यूरोक्रेसी। सिंपल सी चीज है। ये बातचीत जो हमने छात्रों से की है उसमें एक चीज स्पष्ट हुई है कि जुडिशरी पर उन्हें भरोसा है कि कम से कम कोर्ट उनकी बातों को सुन रहा है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि जो मांगे हैं उसे पूर्ण करने के लिए किसी भी तरीके का आश्वासन उनकी झोली में अब तक नहीं आया है। और केरल के वायनाड में भारी बारिश से हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 175 को पार कर गई है। करीब 130 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है, जबकि 220 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। आर्मी, एयरफोर्स, NDRF, SDRF और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन भारी बारिश से राहत के काम में दिक्कतें आ रही है। मौसम विभाग ने वायनाड के साथ साथ मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। करीब 3000 लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया है। हादसे की वजह से स्कूल कॉलेज में छुट्टी है, साथ ही यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं टल गई है। हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 12 जिलों में 30 जुलाई को स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। केरल यूनिवर्सिटी ने 30 और 31 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। और बारिश के कहर की बात करें तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। IMD ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जमकर बारिश हुई, इससे सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से यूपी विधानसभा में पानी भर गया है। विधानसभा से बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए मजदूरों को लगाया गया। बाल्टी के इस्तेमाल से पानी बाहर निकाला गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।